नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से मिल रही इस खबर के साथ, जहां आज सीएम भूपेश बघेल दुर्ग जिले को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। आपको बता दें, 268 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सीएम सौगात देंगे। वहीं रिसाली में निगम ऑफिस की भी आज सीएम भूपेश बघेल शुरुआत करेंगे। जामुल को कॉलेज और जल आवर्धन योजना की भी सौगात देंगे। साथ ही नगर निगम भिलाई में 220 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सीएम शुरुआत करेंगे। तो सीएम भूपेश दुर्ग जिले को आज करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। रिसाली में निगम ऑफिस की शुरुआत करेंगे, तो वहीं जामुल को कॉलेज और जल आवर्धन योजना की सौगात देंगे। खबर रायपुर से ही है, जहां युवा कांग्रेस आज बीजेपी ऑफिस का घेराव करेगी। आपको बता दें, आज राजधानी में ताली और थाली बजाकर घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं नए कृषि कानूनों और धान खरीदी को लेकर बीजेपी की नीति बेनकाब करेगी युवा कांग्रेस। और आज युवा कांग्रेस बीजेपी ऑफिस का घेराव करते हुए थाली और ताली बजाकर प्रदर्शन करेगी। तो कृषि कानून के विरोध में और धान खरीदी को लेकर आज युवा कांग्रेस बीजेपी ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन करेगी, जिसमें थाली और ताली बजाकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। आज से कांग्रेस अगले 3 दिन महात्मा गांधी की शरण में होगी। महात्मा गांधी के सेवा आश्रम में कांग्रेस ने प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस की कोशिश गांधीवादी रीति नीति को पूरी तरह अपनाकर प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार करने की है। गांधीवादी विचारधारा को लेकर सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संगठन में भी गांधीवाद को उतारना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस ने तय किया है कि उनके कार्यकर्ता महात्मा गांधी के विचारों को लेकर लोगों तक जाएं। यही वजह है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने प्रशिक्षण की शुरुआत महात्मा गांधी के सेवाग्राम बर्धा आश्रम से की है। पहले दिन कांग्रेस की पूरी टीम बर्धा के लिए रवाना हुई। कांग्रेसी यहां गांधीवादी रीति नीति के अलावा गांधी को करीब से जानने 3 दिन रहेंगे। इन 3 दिनों में पहले दिन देश के लिए संघर्ष और संविधान के लिए महत्वपूर्ण विचार रखे जाएंगे। कांग्रेस पार्टी पर विचार और वर्तमान स्थिति पर मंथन होगा। दूसरे दिन भारत निर्माण की कहानी बताई जाएगी। सरकार और संगठन को लेकर चर्चा होगी। तीसरे दिन मुख्यमंत्री की मौजूदगी में संगठन का प्रस्तुतिकरण होगा। जिन विचारों की ट्रेनिंग कांग्रेस अपने नेताओं को देगी, जो कि बाद में संभाग और विधानसभावार ट्रेनिंग देकर कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करेंगे। महात्मा गांधी जी के विचारधारा, आइडियोलॉजी, दर्शन को समझने का प्रयास हम करने ट्रेनिंग के माध्यम से जा रहे हैं। गांधी जी की वो विचारधारा देश को एक सूत्र में पिराया, देश को जोड़ने का काम किया। देश में ऐसी ताकतें आज खड़ी हुई है जो देश को तोड़ना चाहती है। हम उस विचारधारा को मानते हैं जो देश को जोड़ने का प्रयास करते हैं। हम उसी विचारधारा को जानने समझने के लिए हम ट्रेनिंग के माध्यम से वर्धा जा रहे हैं। प्रशिक्षण है, संवाद है, ये तो लगातार होते रहना चाहिए, प्रजातंत्र के लिए जरूरी है। नए जो लोग हैं उसके कांग्रेस के इतिहास के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में जानकारी भी होना चाहिए और फिर आगे किस प्रकार से हमारी योजना होनी चाहिए, इस सब बारे में चर्चा होते रहना चाहिए। हम तो भटके हैं नहीं भटके वो हम पे छोड़िए, लेकिन वो गोडसे को छोड़ पाए कि नहीं छोड़ पाए हैं, गोडसे मुर्दाबाद कब बोलेंगे, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। बीजेपी ने हाल ही में अपना प्रदेश और विधानसभा स्तर का प्रशिक्षण पूरा कर अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड किया है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर कटाक्ष कर रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस गांधी जी की अनुयायी बताते हैं, लेकिन उस लाइन से कांग्रेस भटक गई है और भटकने के बाद में उस लाइन को छोड़ने के बाद जो कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में निर्मित हुई है, इस बात को अब महसूस करने लगे हैं कि हमको गांधी जी के जो विचार है, उनके जो मूल है, उस ओर हमको जाना पड़ेगा और जाकर के उसी विचारधारा के अनुसार से हमको कांग्रेस को बचाने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग विचारधारा की है। कांग्रेस जहां अपने आप को गांधीवादी विचारधारा का पोषक मानती है, वहीं उसकी कोशिश बीजेपी को बार बार गोडसे की विचारधारा से जोड़ने की रहती है। ऐसे में विचारधारा को मजबूत करने की कोशिश
दोनों ओर से जारी है और ये तैयारी दोनों तरफ 2023 की मानी जा रही है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। इधर लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने देश की खराब अर्थव्यवस्था के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्र सरकार का गलत तरीके से लॉकडाउन लागू करना उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, मार्च में लॉकडाउन लागू होने से सभी का जीवन प्रभावित हुआ और आज जीडीपी कम हुई है। उसका कारण क्या है? सरकार का गलत निर्णय ही है उसका कारण। तो लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने देश की खराब अर्थव्यवस्था के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि मार्च में लॉकडाउन लागू होने से सभी का जीवन प्रभावित हुआ। आपको याद होगा कि मार्च महीने में ही लॉकडाउन शुरू हुआ था और उससे सारा जीवन सबका प्रभावित हुआ था। हम सबका जीवन प्रभावित हुआ है। तो हम लोगों को क्यों नहीं समझना चाहिए कि जब सारी चीज़ बंद हो गया था, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, तो राइस मिल क्या उसके लिए अलग से चालू करेंगे क्या? तो सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ को देखना होगा। यदि आज जीडीपी कम हो गया है तो उसके कारण क्या है? भारत सरकार का गलत निर्णय कि आप लॉकडाउन किए। क्यों लॉकडाउन कर दिए? यदि वो सब चीज़ चलते रहता तो आज बंद क्यों होता और राइस मिल सब चलती रहती तो धान का उठाव भी होता, मिलिंग भी होते और जमा भी करते। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तैयारियों को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। मोदी ने कहा कि 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए एक गौरव की बात है। जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली है वो दोनों मेड इन इंडिया है। प्रधानमंत्री बोले कि अगले कुछ महीनों में हमारा लक्ष्य 30 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करना है। साथ ही पीएम ने कहा कि वैक्सीनेशन में हमारी प्राथमिकता वे लोग हैं जो कोरोना से लड़ाई में जुटे हैं। इन सभी को पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या 3 करोड़ है और इन्हें टीका लगाने में जो खर्च होगा वो भारत सरकार उठाएगी। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। वैक्सीनेशन से पहले बैठक में छत्तीसगढ़ से सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए, जिसमें तय किया गया कि पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी और दूसरे चरण में बुजुर्ग लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके साथ ही कोविड वैक्सीन को लेकर आपत्ति को निजी राय बताया गया। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में अच्छी खबर यह है कि 16 तारीख से पूरे देश में वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो सकेगा और इसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है, समीक्षा का दौर जारी है और तैयारियां भी की जा रही है। और इसी सिलसिले में आज प्रधानमंत्री ने जो अलग अलग देश के मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत की और छत्तीसगढ़ से जो बातचीत हुई है उसमें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। छत्तीसगढ़ कितना तैयार है? हम देख रहे थे कि आप लोग ने टीकाकरण के लिए केंद्र बनाए, लेकिन अब उसमें बदलाव कर दिया गया है। ये बदलाव की क्यों ज़रूरत पड़ गई? अब जो है हॉस्पिटल में ही केवल टीकाकरण होगा। बदलाव नहीं किए गए हैं। पहले दौर में 1349 में से 99 जगह ही लगाने का पहल चालू किया गया है। अस्पताल की बात इस कारण पे लिया जा रहा है कि कम केंद्र अगर आप खोलते हैं और लगाना किसको है? अस्पताल के स्टाफ को, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको। शुरू में ये बात आ रही थी कि सभी अस्पतालों में ऐसे 3 कमरे भी शायद ना मिलें जिसमें अलग अलग हम बैठा सकते हैं। तो उन जगहों को चिन्हांकित किया गया है 99 में से, जहां ये 3 कम से कम जगह पहले आएंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, वो बाहर भी बैठ सकते हैं। दूसरा जगह वेटिंग हॉल, ये कमरा होना चाहिए। तीसरा जगह टीकाकरण केंद्र, वो कमरा होना चाहिए। चौथा जगह जहां आधे घंटे बैठेंगे, टेंट होना चाहिए या कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये जगह जहां पर जिस अस्पताल में उपलब्ध है तो अस्पताल में भी हो सकता है। जहां नहीं है तो अस्पताल के पास के स्कूल में हम लोगों ने प्रयास किया है कि वहां लगाया जाए। तो ये छत्तीसगढ़ में क्या 99 जगहों में ही हो पाएगा और बाकी जगहों पर क्या? पहले दिन, क्योंकि संख्या है, अब ड्राई रन नहीं है, अब ट्रायल रन है। ड्राई रन में तो वैक्सीन नहीं थी, अब वैक्सीन आ जाएगी 16 तारीख को। तो लगाते समय हम और देखना चाहेंगे कि तैयारी में कमी कहाँ है। जब 99 से 1349 तक हमको जाना है
तो 99 में हम सीख लें, समझ लें कि व्यवहारिक दिक्कतें किस प्रकार की आ सकती हैं, फिर उसको बढ़ाते जाएंगे। आपका एक जो बयान आया कोवैक्सीन को लेकर, उसको अब क्या स्थिति है? क्या ये आप लोग ने अपनी ओर से कहा है कि इसे छत्तीसगढ़ में ना भेजा जाए, इसका उपयोग ना हो? ये मेरी निजी राय माननी चाहिए, ये मेरी निजी राय है। और अभी तो वैक्सीन सप्लाई होगी तो उसके हिसाब से वैक्सीन कौन सी आती है, कैसी आती है, क्या इस्तेमाल करना है। तो छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से तैयार है। आज प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में इसको लेकर चर्चा भी हुई है और जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने बताया 16 तारीख को जो पहला दिन होगा टीकाकरण का, उसमें 99 स्थानों पर जो कि हॉस्पिटल्स हैं वहां पर टीकाकरण के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। कैमरामैन योगेश राव के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। बिलासपुर में नए कांग्रेस भवन बनाने का मामला अटक गया है। प्रस्तावित जमीन का आवंटन नहीं होने से ये पेंच फंसा है। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नए कांग्रेस भवन निर्माण की लेट लतीफी को लेकर नाराजगी जताई है। जल्द भवन निर्माण के निर्देश भी दिए गए। प्रदेश के 22 जिलों में राजीव भवन बनाया जाना है, जिसके लिए पिछले दिनों भूमि पूजन भी किया गया, लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी बिलासपुर में नए राजीव भवन की नींव नहीं रखी जा सकी। जमीन आवंटन को लेकर पेंच फंस गया। जिस जमीन को जिला कांग्रेस ने राजीव भवन के लिए चुना है, उसका आवंटन नहीं हुआ है। संगठन के वरिष्ठ नेता और खनिज निगम मंडल के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने पुराने कांग्रेस भवन और नए प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण कर जल्द नए राजीव भवन के निर्माण के निर्देश दिए हैं। कागजी कार्यवाही अभी कुछ अधूरी है, उसी के बारे में अभी बैठक लेंगे तो जानकारी मिलेगी। नहीं, लौटा नहीं है। जो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कुछ प्रक्रिया में है, तो किस प्रक्रिया में है समझ लेते हैं जिलाध्यक्ष। बारदाने की बड़ी डिमांड के साथ बाजार में बारदाने की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। बिचौलिए मनमानी कीमत पर पुराने बारदाने बेच रहे हैं और किसानों को बारदाने के लिए मुनाफाखोरी का शिकार होना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन बारदाने की ब्लैक मार्केटिंग पर सख्ती की बात कह रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बिलासपुर संभाग में धान खरीदी के दौरान केंद्र में बारदाने की कमी हो गई है। इसे देखते हुए शासन ने पुराने बारदानों से धान खरीदी करने का फैसला लिया है। पीडीएस की दुकानों और राइस मिलरों के पास जमा बारदाने को धान खरीदी में इस्तेमाल की व्यवस्था की है, लेकिन पीडीएस दुकान संचालकों और बारदाना खरीद करने वाले बिचौलियों की मिलीभगत से पुराने बारदाने बाजार में बिकने लगे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां धान खरीदी में बारदानों की कमी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिचौलिए मनमाने दाम पर किसानों को बारदाना बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। हालात ये हैं कि बाजार में 10 से 12 रुपए में बिकने वाला बारदाना 25 से 30 रुपए में बिक रहा है। समस्या ये है कि बोरे की किल्लत तो है, बोरा स्वयं किसान के पास नहीं होता और अपने धान को मंडी ले जाने के लिए किसान को बोरा कहीं न कहीं से खरीदना पड़ता है। तो जो बोरा हर समय 10 से 12 रुपए में मिलता है, अभी के समय में 15 से 20 रुपए तक का एक बोरा खरीदना पड़ रहा है। अब बोरे की किल्लत तो है, समितियों का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसान अपने धान को घर से मंडी तक ले जाने के लिए बोरा खरीदना पड़ता है। मार्केट में एक बोरे का कीमत है 30 रुपए। शासन बोल रहे हैं कि आप अपने बोरा का व्यवस्था कीजिए और मंडी में धान लाइए और आपको रिप्लेसमेंट 15 रुपए के हिसाब से करेंगे। तो ये गलत बात है ना भाई। जितना खरीदी कर रहे हैं 30 रुपए, तो 30 रुपए उनको वापस करना चाहिए। 15 रुपए क्यों वापस करेंगे? 15 रुपए लॉस हो रहा है प्रति बोरा किसानों को, तो मजबूरी का तो फायदा उठा ही रहे हैं। उधर प्रशासन ने पुराना बारदाना रखने वाले कारोबारियों की जानकारी जुटाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर की माने तो इसके लिए संयुक्त टीम को निगरानी और कार्रवाई करने का जिम्मा सौंपा गया है। टीम ने कार्रवाई करते हुए ऐसे ही करीब 23,000 बारदाने जब्त भी किए हैं। देखिए, बारदानों की समस्या जो आ रही है, अभी उसके करके खरीदी हमारी प्रभावित हुई नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे आने वाले समय पर भी प्रभावित ना हो, इसको लेके प्रशासन पूरा सजग है। निर्देश जो हैं सभी दुकान संचालकों को हैं पीडीएस की, कि पीडीएस के बारदाने जो हैं 100% धान खरीदी में इस्तेमाल किए जाएंगे और उनका समितियों में समय से भंडारण किया जाना है। लेकिन कुछ अभी भी दुकान संचालक ऐसे हैं जिन्होंने पिछले कुछ माह के जो बारदाने ओपन मार्केट में बेच दिए थे, जो कि उचित नहीं है, जिसको लेके लगातार हम लोग जो है इस पे आगे जितने भी हमारे व्यापारी हैं वहाँ पे ये चेक करेंगे कि किन किन दुकान संचालकों के द्वारा पीडीएस के बारदानों को समितियों को ना देके ओपन मार्केट में बेचा जा रहा है, और फिर उन दुकानदारों पे जो है उचित कार्रवाई भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बारदाने की कमी से जूझ रहे किसानों को अब मुनाफाखोरी का शिकार होना पड़ रहा है। खेत से लेकर खरीदी केंद्र तक किसान ही परेशान है और फायदा कभी सियासत तो कभी मुनाफाखोर उठाते रहते हैं। फिलहाल तो यही अपील है हमारी
बारदाना की कालाबाजारी पर कड़ी हो कार्रवाई। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 2023 में पूरे तरीके से स्मार्ट सिटी बन जाएगी। इसके लिए केंद्र से मिलने वाली मदद के लिए बनी मॉनिटरिंग कमेटी की सोमवार को सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने समीक्षा की। इस दौरान 90 करोड़ रुपए की लागत से शहर में बिछे बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने के काम पर जोर दिया गया। ट्रांसफार्मर और बिजली के तारों को अंडरग्राउंड कर स्मार्ट सिटी के सपने को पूरा करने पर चर्चा हुई। इस दौरान स्मार्ट सिटी योजना के तहत हो रहे कामों की थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग करने की बात भी सामने आई। स्मार्ट सिटी में हमने प्राथमिकता दिए हैं अभी, और इस बैठक में भी सभी ने स्वीकृति दी है कि अब अंडरग्राउंड केबल इस शहर के अंदर में लगे। वो 2 चरणों में, इन लोगों ने 5 चरणों में बनाया, मैंने 2 चरण में उसको कंप्लीट करने के लिए कहा है। भले उसके लिए हमको 100 करोड़ रुपए खर्च करना पड़े, अभी और 90 करोड़ रुपया केंद्र का आ गया है। ये सारे केबल का उसमें एक सर्वे करा के बना के और उसको शीघ्र इस काम को चालू करने का मैंने कहा है। वो आने वाले 2022-23 तक के काम कंप्लीट हो, ऐसा हमने कार्य योजना भी उसके बारे में कहा है। रायपुर के तेलीबांधा इलाके में पार्षद कामरान अंसारी की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है। पार्षद कामरान अंसारी और उसके बेटे ने मिलकर युवक को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा है। युवक पर लात घूंसों और डंडों से हमला भी किया गया। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है, जिसके चलते पार्षद और उसके बेटे ने युवक से सरेराह पिटाई कर दी। तो तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरह से युवक की पिटाई की जा रही है। पुरानी रंजिश का मामला ये बताया जा रहा है, जिसके चलते पार्षद कामरान अंसारी और उनके बेटे ने मिलकर एक युवक को पीटा। वहीं युवक की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता भी दिखाई दे रहा है। रायपुर के लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के पार्षद कामरान अंसारी पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने अनुसूचित जाति थाने में पार्षद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पिटाई की घटना के बाद से युवक गायब भी बताया जा रहा है, जिसकी खोजबीन की मांग की जा रही है। मेरा बेटा राशन कार्ड के लिए गया था वहाँ पर, तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, फिर आ गया। वो आने के बाद से ना फिर वही थोड़ा झगड़ा लड़ी हुआ, वो हुआ क्या हुआ, जाति वाति के बारे में कुछ बोला होगा, तुम जाति वाले लोग क्या करोगे, छोटा जाति बड़ा जाति, ऐसा सा कुछ बोला होगा, तो इसी में थोड़ा सा हो गया। फिर वो पता नहीं, मैं बीच बचाव में गई ना छुड़ाने के लिए। राशन कार्ड बनाने के मामले को लेकर पार्षद ने उसके साथ मारपीट की, लात घूसों से मारपीट की, लाठियों से मारपीट की। उसके भाई ने पथराव किया उसके ऊपर। मां बीच बचाव करने पहुंची मीना मंडावी के साथ मारपीट किया, उसकी चूड़ियां तोड़ दी। महिला को चोट भी आई। एफआईआर उसकी ली नहीं गई, उससे आवेदन मांगा गया, लेकिन वो जब फरियाद की हम लोगों के पास आके तो हम लोग उसके साथ आए हैं। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, जुर्म कायम नहीं होगा धाराओं के तहत, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। वहीं खबर कांकेर के पखांजूर से है, जहां एक नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, बांदे थाना इलाके के शंकर नगर में रहने वाली नाबालिग 9वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। जानकारी के अनुसार उसे और उसके परिवार को गांव का ही अमित राय नाम का युवक परेशान करता था। कई बार समझाइश देने के बाद भी युवक ने छेड़खानी बंद नहीं की, तो प्रताड़ना से तंग आकर नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीवी 84 की मुस्कान मिस्त्री उम्र 17 वर्ष ने फांसी लगाकर आत्महत्या किया है, जिसकी मर्ग कायमी कर जांच की जा रही है। अभी बाकी तथ्यों का इसमें खुलासा नहीं हो पाया है। इधर जशपुर में हाथियों के अलग अलग हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर है। दरअसल रविवार देर रात पत्थल गांव के सरई टोली झिमकी नया खुटा पानी गांव में दंतेल हाथियों के दल ने उत्पात मचाया। यहां बाहर खाट पर सो रहे बुजुर्ग को हाथियों ने कुचल दिया, तो वहीं घर पर हमला कर एक युवक को मार डाला। वहीं जंगल से गांव आते वक्त भी एक शख्स को पटक कर मार डाला।
सोमवार सुबह डीएफओ श्री कृष्ण जाधव घटना स्थल पर पहुंचे। मृतक के परिजनों को प्रारंभिक सहायता राशि भी दी। नुकसान का आकलन भी किया गया और 1 हफ्ते में पूरा मुआवजा देने का भरोसा भी दिलाया गया। ये 3 घटनाएं जो हुई है, एक सराई टोला है, वहाँ पे घटना हुई है। एक दंतेल हाथी वहाँ पे लगभग पिछले 20 दिनों से वहीं पे रह रहा था और वहाँ पे वन विभाग द्वारा जो ERB है, एलिफेंट रिपेलेंट बैरिकेड, वो भी लगवाया गया था। तब से कुछ राहत भी मिली थी लोगों को, जो हाथी जो घर तोड़ रहा था उससे कुछ राहत भी मिली थी। लेकिन कल शाम को एक मृतक जो है वो वहाँ से बैरिकेड क्रॉस करके हाथी जहाँ पे पानी पी रहा था तालाब के पास, वहाँ पे गए थे और वहीं पे मुठभेड़ हो गई और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। वहीं खबर राजधानी रायपुर से, जहां शहर की 10 टंकियों में पानी नहीं आएगा। आपको बता दें, भाटा गांव का फिल्टर प्लांट में मरम्मत से सप्लाई प्रभावित होगा, जिसके चलते आज सुबह भी एक टाइम का पानी नहीं मिलेगा। शहर की 1/3 आबादी प्रभावित होगी। डगनिया, गंज, गुड़ियारी, राजेंद्र नगर, तेलीबांधा, शंकर नगर, खमतराई, ईदगाह भाटा, श्याम नगर पानी टंकी प्रभावित होगी। तो भाटा गांव का फिल्टर प्लांट, इसमें मरम्मत चल रही है, जिसके चलते ये सप्लाई प्रभावित होगा। शहर की 10 टंकियों में पानी नहीं आएगा। कवर्धा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन ये जिला रमन सिंह के सीएम रहते भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं हो सका। अब प्रशासन ने कुछ जगहों के प्रस्ताव बनाने की फिर तैयारी की है। सवाल यही है कि क्या अब की बार भी कवर्धा की बारी आएगी? कवर्धा प्रकृति का सुंदर उपहार, बस ध्यान दे सरकार। पर्यटन स्थल के प्रस्ताव पर तैयारी, अब कवर्धा की बारी। कवर्धा में कुछ जगह ऐसी हैं जिन्हें हिल स्टेशन बनाया जा सकता है। पहाड़, झरने, जंगल के साथ साथ खूबसूरती लिए इस जिले में दूर दूर से पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन वो यहाँ ठहरते नहीं हैं। दिन भर घूमकर फिर मध्य प्रदेश या दूसरी जगहों की ओर चले जाते हैं। साफ है कि यहाँ पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन इंतजाम नहीं है। के हिसाब से भी यहाँ विकास नहीं हो पाया है और खासकर अपना कवर्धा जिला तो पर्यटन के हिसाब से बहुत संपन्न है। उसमें केवल विकास की ज़रूरत है और लोगों को वहाँ आकर्षित करने के लिए जब तक विकास नहीं करेंगे तब तक के लोग पर्यटक लोग कहाँ से आएंगे। पूर्व की सरकार हो या वर्तमान की सरकार, लेकिन पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसको हमेशा अछूता रखा गया है। हमारे क्षेत्र में जैसे है भोरम देव, जिसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, पूरे भारत के मैप में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पर्यटन की संभावना है वहाँ, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक के वहाँ कुछ भी पर्यटन के दृष्टिकोण से कोई प्रयास नहीं किया गया। कवर्धा को जिला बने 21 साल हो गए। ये पूर्व सीएम रमन सिंह का भी इलाका रहा, लेकिन जब बीजेपी की सरकार थी तब भी ये विकास की बाट ही जो होता रहा। अब एक बार फिर जिला प्रशासन कुछ जगहों को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजने की बात कह रहा है। हम लोगों ने अभी जिला प्रशासन के स्तर पे 2-3 पर्यटन साइट आइडेंटिफाई किए हैं और उसको विकास करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। प्रस्ताव पे जैसी स्वीकृति मिलेगी उस पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। 2 साल हुआ है हमारी सरकार बने और इसमें आप देखेंगे आपके बाजूच में चिल्पी के पास तो बहुत नया हम लोगों ने बना दिया और अभी ऑनलाइन बुकिंग एक महीना पूर्व चालू हो गया है। हम लोग 9 महीना कोरोना काल में ज़रूर हमारी कमी रही बनाने में, पर 8-9 जगह अभी मुख्यमंत्री जी जसपुर तरफ गए थे तो रात मैंने उनसे कहा था कि आप सर्किट हाउस मत रुकिए, वहाँ रुक के देखिए, तो लोगों को लगेगा कि मुख्यमंत्री जब रुक रहे हैं तो वो अच्छा होगा तो लोग जाएंगे। तो वहाँ भी भीड़ बढ़ी है, तो हम लोग पूरी को तौर पर कोशिश कर रहे हैं। कवर्धा का एक हिस्सा सुंदर मैकल पर्वतों से घिरा हुआ है। ये वादी पर्यटकों को बुला रही है। यहाँ 11वीं शताब्दी का भोरम देव मंदिर है। पचराही में तो खुदाई में कई मंदिर और महल मिले हैं। चिल्फी घाटी को भी फूलों की घाटी के रूप में विकसित किया जा सकता है। झरने और पहाड़ों पर एडवेंचर स्पॉट बनाए जा सकते हैं। वहीं सरोदा बांध, सुतिया पाट, झीर पानी, कर्रा नाला जैसे बांधों के पास
वाटर स्पोर्ट की शुरुआत की जा सकती है। पर्यटन की संभावनाओं से भरा है कवर्धा। संतोष भारद्वाज,